सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कहानी पढ़ेंगे। शिन तरियामा नाम के एक व्यक्ति हैं जो जापान में रहते हैं, उनके बारे में, जिन्हें स्टेज 4 कैंसर था और किडनी में। और उनकी कहानी से हमें ये समझ में आएगा कि अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो उसके लिए कभी भी देर नहीं होती है। आप जब शुरू करें वहीं से आपकी प्रोग्रेस शुरू हो सकती है। तो शिन जो थे वो उनका जन्म 1950s में हुआ और उनको बचपन से म्यूज़िक का बड़ा शौक था और सेलो का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाने का उन्हें बहुत शौक था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, काम में लग गए तो 12 से 15 घंटे काम ही करते रह जाते थे। तो जाहिर सी बात है म्यूज़िक से थोड़ा धीरे धीरे नाता छूट सा गया। जब वो करीब 40-46 साल के थे तो अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म चलाते थे और उसमें प्रेसिडेंट थे। और अपना खुद ही वो बताते हैं कि उनका जो दिनचर्या थी वो कैसी थी। तो सुबह 5 से 8 बजे तक वो अपने कंपनी में कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशंस देते रहते थे। फिर 9 से 12 वो अपनी और दूसरी कंपनीज क्लाइंट्स को मिलना, ये सब काम करते थे। फिर इवनिंग हो तो 6 to 9 जो 6 से 9 का समय था वो अपने स्टाफ वगैरह से मिलने, बात करने में निकल जाता था। और फिर ऑफिस से 9 बजे वापस आते थे और 2 बजे तक काम करते थे रात के अगले दिन के तैयारी करने के लिए। और ये उनका दिनचर्या हर दिन की थी। अब ये जो दिनचर्या है ये जापान में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अनयूजुअल, बहुत ही असाधारण नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग बहुत मेहनती, बहुत काम में लगे हुए रहते हैं और यहाँ ऐसे ही उनका दिनचर्या होती है। और शिन जो थे वो अपनी लाइफ में खुश थे कि चलिए मैं अपने जो भी कर रहा हूँ अच्छा है, अपना करियर अच्छा हो रहा है कम से कम, और फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो उनको अपनी शेड्यूल से, अपनी दिनचर्या से कोई तकलीफ़ नहीं थी। पर वो ये नहीं जानती थी कि उनका जो शरीर है वो कितना स्ट्रगल कर रहा है इनकी दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए, को चलाने के लिए। जब वो 46 साल के हुए तो अचानक उनको कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा थकान लगने लगी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो डॉक्टर के पास गए। अगली 1.5 साल तक वो कई टेस्ट्स कराते रहे, कई डॉक्टर्स के पास जाते रहे, बट उनके रिपोर्ट सब नॉर्मल आते रहे। पर उनकी हेल्थ ख़राब होती जा रही थी और थकान बढ़ती चली जा रही थी। फिर क्या हुआ, अचानक उनको एक दिन अपने यूरिन में ब्लड दिखना शुरू हो गया। उन्होंने जब एक नए डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट किया तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट्स किए, सब कुछ किया और फाइनली डॉक्टर ने उनको जब बिठाया, बताया तो उनको बोला कि आपके कुछ स्टमक, चेस्ट, बैक में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और धीरे से और डिस्कवरी के बाद पता चला कि उनकी राइट किडनी बहुत ज़्यादा एनलार्ज थी। तो जो डॉक्टर है उन्होंने इमीडिएटली उनको एक यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा। अल्ट्रासाउंड हुआ और उन्हें वहाँ उस रिपोर्ट से समझ में आया कि उनकी किडनी में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो शिन के जो डॉक्टर है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको ये ट्यूमर तुरंत सर्जरी से हटाना चाहिए, कैंसर भी हो सकता है। बट शिन अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें लग रहा था मैं एक महीने की छुट्टी वगैरह तो बिल्कुल ले नहीं सकता। तो उन्होंने सर्जरी को पुश कर दिया, सोच के कि ठीक है तो होता रहता है, बाद में देखेंगे। 5 महीने बाद उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो चलने की हालत में भी नहीं थे। और तब उनकी वाइफ जो है उनको डॉक्टर के पास लेके गई। उस डॉक्टर ने कहा देखिए आपको सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी। तो जब सर्जरी हुई, डॉक्टर ने जो ट्यूमर निकाला, देखा कि वो इतना बड़ा हो चुका था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पूरी किडनी निकालनी पड़ेगी। और उनकी पूरी राइट किडनी हटा दी गई। और जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें किडनी कैंसर, रीनल सेल कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ। अब उस समय जापान में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी कि जब कैंसर होता है किसी पेशेंट को तो पेशेंट को कुछ नहीं बताया जाता है, उसके घर परिवार वालों को बताया जाता है। बिकॉज पेशेंट को बताएंगे तो पता नहीं पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा, तो पेशेंट को बताया ही नहीं गया। तो जब शिन को होश आया ऑपरेशन के बाद, डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि क्या है, तो डॉक्टर ने उन्हें ऐसे घुमा फिरा के कुछ जवाब दिया। बट उनकी वाइफ को बता दिया गया था कि शिन के पास 1 साल से ऊपर नहीं है, उनकी लाइफ 1 साल से ऊपर की नहीं है।
अगर कीमोथेरेपी रेडिएशन ट्रीटमेंट्स ने इफेक्ट नहीं दिखाया तो बहुत समय नहीं है उनके पास। तो शिन की सर्जरी के बाद उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उनको हमेशा ये बताया जाता था कि आपको कोई इंजेक्शन मिलेंगे, उनको ये नहीं बताया जाता था कि आपको कीमोथेरेपी पे डाला गया है। तो उनकी कीमोथेरेपी शुरू हुई, उनको एक ड्रग होता है सिस्प्लाटिन करके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी ड्रग होता है, वो देना शुरू कर दिया गया। मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूसली देते थे, उनके पूरे बाल वाल सब झड़ गए। तो वो पूछते थे कि मुझे क्या इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो डॉक्टर हमेशा वो बोलते थे, अरे तुम आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा सोचिए मत, सब ठीक है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी आपकी इंजेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, अब आपको और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अब उनको रेडिएशन के लिए भेजा गया। उनको कुछ 30 रेडिएशन ट्रीटमेंट्स मिले 30 दिनों तक। खूब साइड इफ़ेक्ट्स भी थे उनको उसके। फिर उसके बाद उनका जब ये सब खुद ख़त्म हुआ, उनका फुल बॉडी स्कैन किया गया तो देखा कि इस कैंसर तो और बढ़ गया है उनका। उनकी राइट लंग में चला गया है, रेक्टम में चला गया है। तो अब ये स्प्रेड देख के तो डॉक्टर ने उनकी वाइफ को बोल दिया कि इनके पास तो अब कुछ में ही नहीं है। अब ये सब पूरा ट्रीटमेंट कराते कराते 5 महीने निकल चुके थे और अब उनके कॉलीग्स, उनके रिलेटिव सब उनको विज़िट करने लगे, ये सोच के कि अब तो इनके पास कुछ ही दिन बचे हैं। शिन को कुछ नहीं पता था इस समय तक। फिर जब उन्होंने बताया कि बिगनिंग ऑफ मार्च की कुछ शुरुआत में उन्हें एक बड़ी अजीब सी उनका एक बड़ा अजीब सा उनको एक सपना आया कि वो एक कॉफिन में लेटे हुए हैं और उन्हीं का फ्यूनरल चल रहा है। और जैसे ही जो कॉफिन का लिड क्लोज हुआ, वो अपनी बॉडी में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर से देख रहे हैं और जैसे ही लिड क्लोज हुआ वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे मैं जिंदा हूँ, पर कोई कुछ सुन नहीं रहा है। और अचानक से वो उस नींद से खुले, वो एक ड्रीम ही था, उन्होंने कहा सपना ही था, पर कुछ अंदर उनके चेंज हो गया, समथिंग इनसाइड चेंज्ड कम्प्लीटली। और उनका जो सेंस ऑफ स्मेल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस जो स्मेल के उनका जो सेंस ऑफ स्मेल था वो एकदम बढ़ गया। तो क्या हुआ, अब हॉस्पिटल में रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया उनके लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो तरह तरह के डिसइंफेक्टेंट और दवाइयों की इतनी स्मेल रहती है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस स्मेल से परेशान होके उन्होंने सोचा कि मैं ज़रा छत पे टहल के आता हूँ। और वो छत पे टहलने गए तो उन्हें जो उनका नर्सिंग स्टाफ वगैरह था उनको लगा कि अरे ये तो सुसाइड करने जा रहे हैं। तो वो पीछे पीछे नर्स उनके भागी गई, उनको पकड़ के लेके आई और डॉक्टर से कंप्लेन कर दी कि ये तो शिन जो है ये तो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर थे वो बड़े नाराज़ हो गए उनसे। उन्होंने कहा, देखिए अगर आपको सुसाइड करना है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, आप घर चले जाइए। तो ये सब के बीच में शिन बोलते हैं कि मेरे साथ एक बहुत अच्छी ये चीज़ हुई कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। 5 महीने से मैं ट्रीटमेंट कराया जा रहा था, मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसी बहाने ही सही मुझे घर भेज दिया गया। जब उन्हें घर भेज दिया गया तब उनकी वाइफ ने सोचा कि अब इनको बता देना चाहिए कि इनकी क्या कंडीशन। तो तब उन्होंने बताया कि आपको बहुत ही एडवांस स्टेज का किडनी कैंसर है। पर जब तब तक शिन को मतलब थोड़ी बहुत आभास तो हो ही गया था उनको कि मुझे कुछ तो सीरियस बीमारी है, तो उनको इतना ज़्यादा झटका नहीं लगा उस बात का। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी डॉक्टर ने तो अपना जो भी कर लिया है, जो उनको इलाज करना था, डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। वो भी खुशी खुशी घर चले गए कि चलिए कम से कम जो आखिरी दिन है कुछ वो मैं अपने फैमिली के साथ अपने घर में आराम से बिता तो सकूँगा। अब शिन बताते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मतलब मैं चल भी नहीं पाता था, खाना भी नहीं खा पाता था, जस्ट कुछ पानी बस पी पाता था। इतना वो ठीक था कि बस पानी पी पाता था। पर क्योंकि मुझे स्मेल इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरी बढ़ गई थी स्मेल करने की शक्ति, कि मुझे वो टैप वाटर भी पीते बनता नहीं था। तो मैंने एक अच्छा फ़िल्टर लगवाया चारकोल कार्बन का, और वो पानी मैंने पीना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो अब ये 1950s की बात है, जब पुराने ज़माने की बात है, जब फ़िल्टर पानी और ये सब पानी का भी चलन धीरे धीरे आ रहा था। तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि अब तो मुझे मिनरल वाटर ला के दो, क्योंकि उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो उन्होंने उस तरह से फ़िल्टर्ड या मिनरल वाटर पीना शुरू कर दिया। अब वो बताते हैं कि क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाता था, मैं ये पानी पीता था मिनरल वाटर, और बस और कुछ नहीं करता था, और ये मेरे लिए फास्टिंग की तरह था। और उन्हें पता था कि फास्टिंग के तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो अब जो शिन बोलते हैं फास्टिंग, वो एक्चुअली वो कैसे कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें
इंट्रावेनस आईवी के थ्रू न्यूट्रिशन जाता रहता था, सलाइन या जो भी न्यूट्रिशन उन्हें आईवी के थ्रू जाता था, क्योंकि खा तो वो कुछ पाते नहीं थे। इस कारण से क्या हुआ कि उनका फ़ायदा ये हो गया कि उनको क्योंकि खाना नहीं खा पाते थे, तो जो उनके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, लिवर हुआ, पैनक्रिया, स्टमक, ये सब कुछ उनको रेस्ट मिल गया अच्छा खासा। तो एक तरह से सिस्टम जो है वो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, रीसेट करना शुरू कर दिया। तो अब जो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है कि फास्टिंग जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने सिस्टम को रीसेट करने के लिए। तो आप जो छोटे जानवर भी हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, पानी पी के अपने सिस्टम को वेट करते हैं कि वो अपने आप ही उस सिस्टम अपने आप को ठीक करे, जब ठीक हो जाए तब खाना शुरू करेंगे। तो ऐसा क्या होता है फास्टिंग में, जब हम फास्ट करते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो उनको और कुछ काम नहीं होता, जो हमारा गट है उसके पास और कुछ काम नहीं होता है, वो फिर अपना क्लेंजिंग शुरू करते हैं कि चलो अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम घर की सफाई, अपने सिस्टम की सफाई करना शुरू करते हैं। और ये तभी वो कर पाते हैं जब उन्हें खाना हम लोड नहीं करते रहते। अगर हम 3 टाइम खाएंगे तो वो बेचारा जो गट है हमारा, जो हमारा स्टमक है, वो तो बस खाना डाइजेस्ट करते समय ही पूरा समय निकाल देगा ना। पर जब उसके पास खाना नहीं होगा तो उसके पास बहुत समय होगा और वो अपने अंदर की सफाई करना शुरू करेगा, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, डेड सेल है, वो सबकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी। अब जब शिन घर आए तो अगले दिन सुबह उठे तो एक अच्छा अलग सी एनर्जी थी उनके अंदर उन्हें एक अलग सा ग्रैटिट्यूड था उनके दिल में कि चलो अगले दिन मैं ज़िंदा तो हूँ, क्योंकि उस समय तक उन्हें ये समझ में आ गया था कि हम जो उनको हुआ है, जो बीमारी है उन्हें, वो काफ़ी सीरियस है और उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। तो हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह एक मन में एक ग्रैटिट्यूड लेके देखने लग गए। और हर दिन वो उठते थे, देखते थे कि अरे आज भी मेरी सांसें चल रही हैं, तो और खुश हो जाते थे कि चलिए आज भी मैं ज़िंदा हूँ। और एक अलग सी एक एनर्जी आ जाती थी उनके अंदर। हर दिन को वो एक गिफ्ट की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लग गए और हर दिन खूब मन में ग्रैटिट्यूड लेके वो उठते थे। और अपने जब वो थोड़ा चलने की हालत में हो गए तो अपने अपार्टमेंट की छत पे जाया करते थे ताकि सनलाइट ले सकें। फिर धीरे से उन्होंने छत पे जाके ब्रीदिंग शुरू करी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह शुरू करी। और क्योंकि उन्हें म्यूज़िक का शौक़ था तो एक टोन, एक नोट पे वो ब्रीदिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग करते थे। तो उन्हें लगा कि ये एक नोट पे अगर मैं करता हूँ तो मेरे एक बॉडी का एक पॉइंट जाग जाता है। तो उन्हें लगा कि ये दिस पॉइंट वाज चक्रा, ये चक्रा आया था। क्योंकि जब उन्हें कैंसर हुआ उससे पहले किसी टीचर ने उन्हें, योगा टीचर ने उन्हें बताया था कि तुम्हारे चक्र बहुत पूरे बंद हैं और तुम्हारा ऑरा जो है वो बहुत ही गंदा है, डर्टी है। तो उन्होंने कहा चलिए अब मैं ये एक्सरसाइज के थ्रू अपने चक्रा को खोलने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, प्राणायाम के थ्रू और ये एक नोट पे, जो जैसे हम ओम बोलते हैं तो एक नोट पे बोलते हैं, वो करना शुरू किया। और उन्हें लगा कि धीरे धीरे मेरे एक एक चक्र जो है वो खुलने लगे। तो जिनको भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक का नॉलेज होगा या म्यूज़िक का शौक़ है, उनको पता होता है कि जो हमारे लोअर नोट्स होते हैं, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, जो लोअर नोट्स होते हैं ऑक्टेव के, वो हमारे पेट से निकलते हैं। और जैसे जैसे हम वो नोट्स बढ़ाते जाते हैं, वो जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से वो आवाज़ निकलती है। तो जैसे पेट से सा है, पर जो हायर नोट है, जो तार सप्तक का सा है, वो थ्रोट से निकलता है। तो ये उनको भी, अब जाहिर सी बात है उन्हें म्यूज़िक का इतना शौक़ था तो वो नॉलेज उन्हें भी था। तो वो ये ऑक्टेव जो है सारे गा मा जैसा पूरा प्रैक्टिस करने लग गए। और ताकि उनके जो भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, चक्रा, उनको लगता था ये चक्रा है, तो वो ओपन होने लग गए। फिर एक दिन अचानक शिन की नींद जो है सनराइज़ के पहले ही खुल गई। पहले यूजुअली वो सनराइज़ पे जाते थे, पर एक दिन उनकी पहले ही खुल गई और देखा कि जो चिड़िया हैं वो सनराइज़ के पहले से ही आवाज़ें करना शुरू करने लग गई हैं। तो उन्हें लगा कि चिड़िया क्यों आवाज़ कर रही हैं, रात, अभी तो रात है। और फिर उन्होंने क्या किया कि हर दिन थोड़ा 10 मिनट पहले उठने लग गए। और एक दिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो चिड़िया हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, उनको पता चल जाता है कि सनराइज़ के 42 मिनट्स पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि अब सनराइज़ होने लगता है, और वो उसी समय आवाज़ करने लगते हैं। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नेचर में कितनी शक्ति है। देखिए, पशु पक्षी को कैसे समझ में आ जाता है कि
एग्जैक्टली 42 मिनट्स पहले उनको समझ में आ जाता है कि अब सनराइज़ होने वाला है, और वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जब और सर्च किया, थोड़ा पढ़ाई की, तो उन्हें ये समझ में आया कि सनराइज़ के 42 मिनट्स पहले ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हम भी देखें तो हम ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं, सनराइज़ के थोड़ा पहले ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं, इसी वजह से। उसका एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि उस समय जो हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ उसमें इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती है, इतना ऑक्सीजन होता है कि हम कहते हैं कि उसी समय उठ के हमें मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और उन्होंने भी कुछ ऐसी समझा अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो जो हमारे पेड़ हैं वो भी सनराइज़ के 40 मिनट पहले से ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। उनको भी ये सेंस होता है कि अब सनराइज़ होने वाला है। सोचिए हमारा जो नेचर है, जो हमारे भगवान ने जो हमारा यूनिवर्स बनाया, कितना उसमें इंटेलिजेंस है, कितनी शक्ति है उसमें कितनी इनहेरेंट अपने आप में अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस है। तो शिन ने सोचा कि अब से मैं सनराइज़ के पहले 42 मिनट्स पहले उठ के प्राणायाम, ब्रीदिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एक्सरसाइजेस करूँगा, ताकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे अंदर जा सके उतना अच्छा हो। इसके अलावा शिन ने एक चीज़ और करनी शुरू की, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो बता रहे हैं कि जब वो वापस आए घर से तो उन्हें लगा कि सोचने लगे कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। और कैंसर तो कोई बाहर से तो नहीं आता है, हमारा खुद का ही शरीर है, खुद की सेल्स हैं जो कैंसरस सेल्स बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और ट्यूमर का फॉर्म लेने लगते हैं। तो उनको लगा कि अभी तक तो डॉक्टर कैंसर को मारो, कैंसर को भगा दो, हटा दो, मार दो, इस तरह की अप्रोच से चलते हैं। पर उन्हें लगा कि यार ये तो मेरा ही शरीर है ना, अगर मेरे परिवार में कोई एक बच्चा है जो बदमाशी करने लगता है, उसको प्यार, अटेंशन, केयर नहीं मिलता है, तो वो एकदम विद्रोह करने लगता है, उठापटक, मारपीट, गुस्सा, ये सब करने लगेगा। तो अगर ऐसा कोई बच्चा होगा हमारे परिवार में तो हम क्या उसको मार देंगे, या उसको प्यार से समझाएंगे, उसको अटेंशन देंगे, उसको जब ये सब प्यार, दुलार, अटेंशन मिलेगा तो वो अपने आप ही सुधरने लग जाएगा। वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको प्यार, अटेंशन मिला ही नहीं, उसको केयर मिली ही नहीं। तो उनने सोचा कि मैं अब जो कैंसर है, सेल्स हैं अपने बॉडी में, वो उनको उस तरह से देखूंगा। उनको ये नहीं सोचूंगा कि इनको तो मुझे मारना है, मारूंगा क्यों, ये तो मेरा ही शरीर है, उसको मार के मुझे क्या मिलेगा। पर जबकि उल्टा मैं ये सोचूंगा कि ये तो मेरी शरीर है जिसको मैंने अटेंशन नहीं दिया, जिसको मैंने प्यार नहीं किया, बस काम में बिजी रहते शरीर के नीड्स को, शरीर की ज़रूरतों को समझा ही नहीं। तो उन्होंने अपना ये अप्रोच चेंज किया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, मुझे ये लगता है मेरे हिसाब से भी, कि हमें ये अपना थॉट प्रोसेस कैंसर के थ्रू चेंज करना चाहिए। और उन्होंने भी यही किया। उन्होंने अपने प्रेयर्स में कैंसर को, वो जब खुद प्रेयर करते थे तो कैंसर को बार बार ये बोलते थे कि आई लव यू। उन्होंने अपने कैंसर को प्यार भेजना शुरू किया, और उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे ये उन्होंने शुरू किया, उनके अंदर का जो पेन था, दर्द था, वो कम होने लग गया। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ये। और वो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे ये करना उन्होंने शुरू किया, उनके कैंसर सेल्स हील होने लग गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कैंसर सेल्स किल होने लग गए, उन्होंने कहा कैंसर सेल्स हील होने लग गए। तो जो अप्रोच है किल से, वो उसको चेंज करके हील में बदल दिया उन्होंने। और मेरे हिसाब से ना ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है जो कैंसर पेशेंट्स को अपने अंदर लाना चाहिए, कि हमें कैंसर को अपने दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए, हमारा खुद ही की एक शरीर का एक हिस्से की तरह देखना चाहिए, हमारे परिवार का एक हिस्से की तरह देखना चाहिए, जिसे हमने इग्नोर कर दिया, हमने निगलेक्ट कर दिया, और उसे हमें प्यार से, अटेंशन से हील करना चाहिए। अगर हम इस सोच के साथ कैंसर के ट्रीटमेंट को भी लेंगे, शायद वो भी हमें ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाए, ट्रीटमेंट भी हमें ज़्यादा इफेक्टिव लगने लग जाए। शिन आगे बताते हैं कि जब वो मॉर्निंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने लग गए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठते थे, वैसे वो देखिए 42 मिनट्स पहले उठते थे और ब्रीदिंग करते थे। तो 2 महीने जब ऐसा करते करते हो गया, तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया, और उसको वो कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं। कुंडलिनी जो जागृत हो जाती है, उनको वो लगा कि जो
एक एनर्जी बॉल है, वो हमारी स्पाइन के बॉटम से निकल के ऊपर की तरफ उठती है, और उन्हें वो एक्सपीरियंस हुआ एक दिन। और इसके बाद उन्होंने अपनी ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, सुबह उठना, प्राणायाम करना, उन्हें मेडिटेशन करना, और फिर वो बाकी की दिनचर्या अपने परिवार वालों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में समय बिताना, ये सब करते रहे। और धीरे धीरे उनकी जो तबीयत है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आने लग गया। उन्होंने चलना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया नॉर्मल। पर उन्हें लगा कि अभी काम पे जाने का समय नहीं हुआ है। अगर उनको डर था कि काम पे वापस जाएंगे, उनका इतना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल पे वो वापस चले जाएंगे तो उनकी सेहत पे फिर से खराब असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने काम अपना शुरू नहीं किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में कि अब वो दोबारा अपने काम में वापस नहीं जाएंगे। उन्हें ये दिनचर्या बहुत पसंद थी और अपनी सेहत का वो ध्यान रखेंगे, और उनकी वाइफ जो है वो अपना काम कंटिन्यू करती रहेंगी, और घर के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें कटौती करेंगे, बट लाइफस्टाइल ऐसे ही रखेंगे। और फिर उन्होंने, अब क्योंकि उनके पास समय था, तो उन्होंने अपनी सेलो प्रैक्टिस जो है, जो इंस्ट्रूमेंट उन्हें बहुत पसंद था बचपन में बजाते थे, उन्होंने उसकी भी प्रैक्टिस वापस शुरू करी। म्यूज़िक भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है अपने माइंड बॉडी हीलिंग का, और ये सब जो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की, वो भी उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने लग गई। इसके अलावा शन क्या करते थे कि महीने में एक बार एक हीलिंग सेंटर जाते थे जापानीज़ माउंटेन्स में, जहाँ पे फ्रेश एयर, खाना, फ्रेश पानी, ये सब लेके 10 एक दिन वहाँ स्पेंड करते थे। उससे भी उनकी जो सेहत है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आने लग गया। जो माउंटेन वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है मिनरल्स में, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। जैसे हम क्यों कहते हैं गंगा का पानी इतना पवित्र क्यों है, क्योंकि वो वहाँ से जो मिनरल्स के साथ वो पानी आ रहा है वो हमें आज के नॉर्मल पानी में, ट्रीटेड पानी में तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो पानी का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो उससे बहुत ज़्यादा सुधार आता है आपकी सेहत में। तो उन्होंने भी वो किया। उन्होंने माउंटेन में जाके, जहाँ पे वो रहते थे, उसमें वहाँ का पानी पीना, हवा, फ्रेश एयर लेना, उससे उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग होने लग गई, उनकी सेहत में और ज़्यादा सुधार आने लगा। अब ये सब करते करते उनको 3 साल हो गए, और जब वो 3 साल बाद अपने डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने स्कैन्स रन किए, तो डॉक्टर्स जो है वो सरप्राइज़ हो गए कि बहुत ही मेजर रिडक्शन हो गया उनके कैंसर ग्रोथ में। बट हाँ, थोड़ा मोड़ा कैंसर उनकी बॉडी में फिर भी था, बट फिर भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिन डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों का टाइम दे के घर भेज दिया था कि अब आपके कुछ नहीं हो सकता, आप घर जाइए, वो 3 साल बाद बढ़िया है, उनका कैंसर कम हो गया है, थोड़ा मोड़ा ही रेसिड्यूल बचा है। इस समय तक शिन जो थे, उनकी जो ये कहानी है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, बहुत लोग उन्हें पहचानने लगे थे। तो उन्हें एक इन्विटेशन आया स्कॉटलैंड से, फिंडहॉर्न फाउंडेशन स्पिरिचुअल कम्युनिटी जो स्कॉटलैंड में बेस्ड है, उनसे, और उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप प्लीज़ आइए, हमारे साथ कुछ महीने बिताइए, हमें आपके तरीक़ों के बारे में, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनके बारे में थोड़ा समझाइए, लोगों से इंटरेक्ट करिए। तो उनकी वाइफ जो थी, शिन की वाइफ, वो थोड़े आगे पीछे हो गई कि इतना लंबा ट्रैवल करना ठीक नहीं है उनके लिए, उनकी तबीयत इतनी अभी पूरी तरह से ठीक हुई नहीं थी। बट शिन ने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनके अंदर से एक आवाज़ है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, और वो गए। और वो बताते हैं कि वहाँ स्कॉटलैंड में जो कल्चर है वो हग करने का, गले लगा के मिलने का कल्चर है, जो कि हमारा इंडियन कल्चर भी है। और उन्हें लगा कि ये उन्हें बहुत अलग लगा, क्योंकि जापान का कल्चर बहुत फॉर्मल है, दूर से बस ग्रीट करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, हग नहीं करेंगे। और उन्हें लगा कि जब ये हग करने का जो तरीका, गले मिलने का जो तरीका है, उससे एक एनर्जी ट्रांसफ़र भी होता है। और उन्हें ये बहुत ही बड़ा एक चेंज लगा, एक बहुत बड़ा, इससे उनको लगा कि एक एनर्जी एक्सचेंज से उनकी ऑरा में बहुत सुधार आ रहा है। और वो कहते हैं कि ये जो विज़िट थी उनकी स्कॉटलैंड की, ये फाइनल, एक कहते हैं ना, एक फाइनल इम्प्रूवमेंट जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया वहाँ जाके। और जब वहाँ से वो लौटे और उन्होंने अपना स्कैन्स कराया, तो जो बचा कुचा रेसिड्यूल था वो भी अब स्कैन्स में नहीं दिख रहा था, और उनका मतलब उनका जो कैंसर था वो कम्प्लीटली हील हो चुका था। अब शिन को 25 साल से ऊपर हो चुके हैं जब उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था उससे। और आप देखिए, मतलब उन्हें तो मरने के लिए घर भेज दिया गया था, पर उन्होंने अपने
हेल्थ पे खुद कंट्रोल लेके आए, अपनी खुद की इंट्यूशन को सुना, हार नहीं मानी, प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छा खाना पानी, और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने अपने कैंसर को प्यार से ठीक किया। उन्होंने उसको दुश्मन मान के उसको मारना चाहिए ये सोच नहीं रखी, उसको अपनी बॉडी को प्यार, अटेंशन, हीलिंग वाइब्स भेजी और उससे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।